गांव मोहन अम्बेटा जो ज़िला सहारनपुर का एक गांव है और बराबर में एक शख्सियत बैठी है। नाम क्या है? मेरा नाम है इश्तियाक त्यागी। इश्तियाक त्यागी जो 80 के दशक में सऊदी अरब में पहुंचे थे। तो आज हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि 80 के दशक में सऊदी कैसा हुआ करता था और वहां का माहौल कैसा था। ये सुनेंगे त्यागी जी की ज़बानी जो 80 के दशक में पहुंचे थे सऊदी अरब। जी ये बताइए कि सऊदी में जब 80 के दशक में आप पहुँचे किस तरह के संघर्ष आपने किए? जी जिस वक्त मैं यहाँ से गया, दिल्ली से मेरा उड़ान आया था सर। मैं यहाँ से कैपिटल रियाद में गया था। रियाद में एक कंपनी थी, वो किंग फास्ट सिक्योरिटी कॉलेज बना रही थी, उसके अंदर प्रोजेक्ट था, उसमें हम गए थे। मेरा जॉब था पाइप फिटर, जो पाइपिंग डिपार्टमेंट काम करता, वाटर लाइन का काम था उस टाइम पे। सिक्योरिटी कॉलेज बन रहा था उस टाइम पे। तो जब हम वहाँ पर रियाद में गए, रियाद में हमारे कुछ आदमी मिले बरादरी के, छिपार बल्ले के और कुछ आदमी मिले। हम बोले भाई अपने बिरादरी का कितना आदमी टोटल होगा। काउंटिंग करा, हमें कुल 65 आदमी हमको बताया बिरादरी के। 81 में? हाँ जी। हम बोले 65 आदमी कुल है? कहना हाँ जी। तो भाई जिस वक्त है फिर हमको एक आदमी कहना यार चलो हम जब दबाते हमको एक सऊदी कह रहा है, चलो वही उसकी फैमिली कह रही है, हम ये देखना चाहते हैं कि इंडिया का आदमी कैसा होता है, उनकी ज़ुबान कैसी होती है, उनकी लैंग्वेज कैसी होती। चलो आज हमारी दावत है, हम वो गाड़ी में बिठा को अपने वहाँ पर ले गए मैं अपनी फैमिली में सऊदी के यहाँ। उसके पूरे विद फैमिली के साथ में बीवी बच्चे और सब हमको देखने के लिए। तो हमसे बात करना चाहते हैं, आप बोल को दिखाओ क्या तुम्हारी ज़ुबान कैसी है, तुम्हारी लैंग्वेज कैसी है। वो अच्छा हम भाषा मानते थे और इतना रिस्पेक्ट देते थे हम लोगों को, इतनी मोहब्बत प्यार करते थे वो लोग कि पता नहीं क्या चीज़ उनको मिल गई है। जब आपको वो अपने घर बुलाते थे, उनकी जो महिलाएं थी, जो औरतें थी, क्या वो भी आपके सामने आती थी? जी, बुर्का ओढ़ कर हमारे सामने आई, हमसे बात करी, आप की लैंग्वेज कैसी है, आपकी बात कैसी है। तो हमारे से वो अपनी अरबी में बोल रहे, हम अपनी हिंदी में बोल देते। मैं हमारे को समझ नहीं आता था। अब थोड़ी बहुत उम्र पे अरबी में इतनी हम नए वैसे गए थे, हमारी समझ में नहीं आती। 80 में कितना क्रेज़ था सऊदी जाने का हिंदुस्तान से? अजी बहुत कम था, बहुत कम था। अगर आपने इरादा करा सऊदी के जाने के लिए, अगर आप 500 आदमी इरादा करा तो उसमें ही 50-60 जाते थे। 1000 आदमी में इतनी कम वांट थी। आदमी परेशान हो, घर बेच कर किराया बैठ वहीं बैठ जाता। बस सैलरी कितनी हुआ करती थी उस समय? उस जमाने में जब मैं गया था, मेरा जो जॉब था, फिर मैं चेंज करा, मेरी 1200 रियाल एक महीने की पर मंथली जो है मेरी तनख्वाह थी 1200 रियाल। 12 सालों मेरे इतने याद है, 1200 रियाल में 3 रुपये 60 पैसे इंडिया का, 1 रियाल का 3 रुपये 60 पैसा मुझे मिलता था उस टाइम पे। मेरी याद है, मेरे साथ ड्राम भी रखा होगा, ड्राम में हमारा पैसा आता था। तो 1 रियाल में जो हम बैंक में जाता अल्लाह जी बैंक में और कन्वर्ट होगा हमारा पैसा 3 रुपये 60 पैसे आता था। और हमारे होते होते और मैं जब नौकरी का मैं आखिर करा, वहाँ से मैं रिटायरमेंट होया तो मैं 12 रुपये पे रिटायरमेंट इंडिया में आ गया था। आप भी नाम बताओ अपना। मेरा नाम है जी मंजूर। आप भी सऊदी गए हैं? नहीं जी। जी, तो ये बताइए कि उस समय वहाँ का जो प्रशासन, जो पुलिस होती थी, वो उसका रवैया भारतीयों के लिए कैसा था? जी, मैं कई बार मेरे से गाड़ी छूट गई तो मैं एक आदमी बोला भाई मैं जो दमाम रोड पे जाना है, वहाँ से मेरा कैंप है मेरी कंपनी का, वहाँ पर एक सिक्योरिटी वो किंग फास्ट सिक्योरिटी कॉलेज बना जा रहा है, मैं उसमें जाने का। तो मैं जब ऐसे पैदल जा रहा था, मेरे पर वाहन थे, तो एक पुलिस वाला आया, उन्हें धीरे से गाड़ी से रोकी। उसने कहा ताल, मगर भाई फास्ट क्या आ गए, कल वेर रो, मगर जी मैं किंग फास्ट सिक्योरिटी कॉलेज जाना मुझे, कल बैठो। मुझे बिठा के ले गए और रास्ते में जहाँ से वो पेट्रोल पंप होता था, वहीं एक छोटा बड़ा नाश्ते का एक अभी भी है, पहले भी था वही सिस्टम, वहीं पर जिसको नाश्ता बोलते हैं और खाने का इंतज़ाम भी वहाँ होते हैं। तो मुझे वहाँ लेकर गया। आपका वीज़ा कौन सा था उस समय? मेरा ट्रेड का वीज़ा था। वो कितने पैसे का हुआ करता था? 1200 रियाल मेरी तनख्वाह थी महीने। नहीं, यहाँ इंडियन कितने पैसे दिए थे उस वीज़ा को खरीदने? हाँ, ये बात है, ये इम्पोर्टेंट बात है। जो मैं 3500 रुपये में चला गया था, दिल्ली से मेरा उड़ान आया था।
3,500 रुपये। वो टिकट मेरे पास आज भी रखा, 3,332 रुपये का हवाई जहाज टिकट मेरे पास मौजूद है अभी भी। मैं आपको दिखा दूंगा, विजुअल्स पे दिखाएं। वो भी मेरे पास है, पासपोर्ट मेरे पास है। और जी यही 3.5, मतलब ये टोटल मेरे आने जाने में दिल्ली में मेरे 5,000 रुपये उस दिन खर्च हुए थे। जो एजेंट हुआ करते थे उस समय, हाँ, जो आजकल चप्पे चप्पे पे हाँ, दुकानें खुल गई वो भी हैं, है। तो उस समय के एजेंट कैसे होते थे? वो एजेंट ने मेरे से टिकट का पैसा लिया था कि मैं ट्रेन में आदमी था। लेबर से ज़्यादा पैसा उठाते थे मैं लोग, उस पर 6,000 7,000 रुपये इंडिया का ले लेते वो लोग। उसमें जो ऑफिसेज थे इसके एजेंट के, वो दिल्ली में ही थे या आसपास भी थे? दिल्ली का ऑफिस था, एक घोसला ऑफिस था, ओखला इंडस्ट्रिया फेज 2 में रहता था वो। और वे डायरेक्ट उसके पास डिमांड आती थी वीज़ों की, कंपनियों की। तो आज जो मतलब उस समय क्या चीटिंग हो जाया करती थी, जैसे आज के ज़माने में बहुत चीटिंग होती है? चीटिंग बहुत थी वहाँ भी। चीटिंग ये थी कि नू तक खाऊंदा पैसे वहाँ से ये करते थे वो, जो मैं देखा हूँ। लो डिमांड तो वहाँ है नहीं, उससे पैसे भी ले लिए, उसका पासपोर्ट भी ले लिया, आगे के रिजर्व कर लिए तो वो लोग आगे भेज देंगे। फिर जब आया वीज़ा आ गया तो उस टाइम आदमी भी तो वो रिजर्व में डाल देते थे, ऐसा होता था। लेकिन उसमें ही आने जाने में जब मैं पैसेंजर ट्रेन में बैठता 6 रुपये का टिकट था। कभी ऐसा भी होता था कि वीज़ा कुछ और दिया गया, काम कुछ और मिला? ये कंपनी में तो नहीं होता था। कंपनी जो वीज़ा था, जिस काम का लेबर में ही, ट्रेड में ही, ड्राइवरी में ये मिलता था। चलिए अब बताइए, वो खतों का दौर था, उसमें खत लिखते थे, खत घर से जाते थे, तो वो जो लेटर्स आप पढ़ते थे या लिखते थे, वो जज्बात, वो भावनाएं कैसी होती थी, ये बताइए। जी, जब वो हम तक खत लिखते थे, हम 5 बजे छुट्टी होती थी, मेस में खाना खा के जब आते थे, और तो सबसे पहले हम जो हमारे लेटर बॉक्स होते थे कंपनी के बराबर में हमारा जो डाक आती थी, ये इंडियन है, ये पाकिस्तान का बॉक्स है, ये श्रीलंका का है, ये फिलिपीन का है। आप अपने बॉक्स में जाते थे ढूंढने के लिए लेटर। तो अगर लेटर मिल गया तो हमारी भूखी भागी हो, तो पता नहीं क्या चीज़ हमको मिल गई, जैसा हमारा घर के कोई खुशी मिल गई हो, भूख खत्म हो जाती। अगर लेटर नहीं मिला तो हम मायूस होकर बैठ जाते। 3 महीने में, 6 महीने तक, 4 महीने तक कभी लेटर आ गया, वो मिसिंग भी हो जाता, वो कहीं लिकट भी जाता। मतलब कुछ लेटर पढ़ते हुए आप घर को कैसे महसूस करते थे, पत्नी को, बस बच्चों ये को? देखते थे कि हम जो लेटर पढ़े कि हम अपने बीबी माँ से ही बात कर रहे, हमें जो लेटर मिल गया घर में उनके लिखत का, कि हमको सब कुछ मिल गया। इसलिए हम अपनी माँ से बात कर रहे, अपनी बीबी से बात कर रहे। इतने खुशी होती थी हमको, इतनी खुशी होती थी, पता ना हमें क्या चीज़ मिल गई। कभी कभी ऐसा भी होता था कि आप लेटर पढ़ रहे हैं तो आंखों से आंसू टप टप टप, और जो लेटर में लिखा है वो भी। ये भी बात होती जब कोई ऐसे आ जाता कि घर में माँ का लिख देती, मेरा बेटा याद आ रहा, मेरे बेटे से कोई बात नहीं हो ही पाई, और मेरा भी लिख दे, उसमें सलाम दुआ लिखो, तो मेरे आंसू आते निकल कर। मगर माँ अगर मैं होता तेरे पास में तो आज मैं तुझे खुशी देता, मैं क्या करूँ। ये मुझे वो जो जुदाई के लम्हे थे, मतलब अपने वतन से दूसरे वतन में रहना और अपनों को सिर्फ खतों के ज़रिए महसूस करना, और आज के ज़माने में एक मोबाइल पे मैसेज पढ़ के भी वो जज्बात नहीं आते, तो क्या महसूस करते उस दौर को और आज के दौर? अजीब, बहुत इतना प्यार था उस ज़माने में, इतना प्यार था। हमको एक ख़त मिल गया घर की खुशी, क्या पूरे गांव की खुशी मिल गई हमको। पूरे गांव की लिखते थे, किस मोहल्ले में क्या होया, इधर किसकी शादी हुई, किसका मरना, किसका जीना, क्या हो रहा, सब की हमको डेट में 3 पेपर्स में आते थे। हम कहते आज में एक पेपर और भी आ सकता था, और भी हम कुछ मिल जाता। तो हम जब आप खत लिखते थे तो एक खत लिखने में कितना वक्त आपको लगता? ये भी बात है अजी, एक खत लिखने का कम से कम मेरे 1.5 घंटा 2 घंटे चले जाते रात को 11 बजे तक। तो मैं खत लिखता था, वो पहले पढ़ता था, पढ़ना फिर उसका आंसर लिखता था, इसमें क्या लिखो, बस यही। खत लिखने में लफ्ज़ों का ध्यान रखते थे या जज्बात का ख्याल रखते थे? अजी, लफ्ज़ों का भी रखना पड़ता था और जज्बात का भी रखना पड़ता, दोनों चीज़ रखनी पड़ती थी। जब आप खत लिखते थे तो लिखते लिखते क्या खत में आपको अपने परिवार के किसी मेंबर का चेहरा दिखाई देता? बस वो जो हम लिख रहे हैं तो हमें उनका चेहरा ही दिखाई दे रहा जी, हमारे उनके लिखने राइटिंग में ही उनका चेहरा दिखाई दे रहा हमको। ऐसे राइटिंग जो हमारी, उनके चेहरा ही दिखाई दे रहा कि मैं वो खत उसके लिए लिख रहा हूँ,
उसका नाम भी लिख रहा हूँ, उसका चेहरा मेरे याद आ रहा है अच्छी तरह, वो लिख रहा हूँ। ये सब इतनी खुशी होती थी लिखने में। कौन से सन में वापसी आए थे आप सब? जी मैं सन 81 में जाके फिर मैं 83 में आया। तो मैं वहाँ पर जब गया, आप यकीन करो 13 जून को मेरी फ़्लाइट थी। 1981 में मेरी फ़्लाइट हुई थी, सऊदी एयरलाइंस की मेरी फ़्लाइट थी, देहरान एयरपोर्ट को उतरी थी, उनको डोमेस्टिक मिली थी। तो जब मेरा फ़्लाइट हुई, देहरान उतरी और जून में मैं पहुंचा, और मैं उतरने के बाद जब हूँ कि मुझे हवा लगी इतनी गर्म, जैसे तंदूर में तो आग आ रही हो। मैं सोचा यार मैं कहाँ गया यार, मेरे 3-4 हज़ार ये खर्च है, ये मुझे वापस यहीं मिल जाता, वापस हो जाऊँ मैं। तो इतनी गर्मी मुझे इसमें एहसास, और वो काले काले पत्थर दिखाई दिए। मैं महसूस कर मगा कितनी गर्मी है, काले पत्थर साले नहीं हुए गए, काले गर्मी में काले हुए गए। तो मैं ये चाह रहा था कहीं का मेरे जब पैसा लगा वो वापस हो जाऊँ। तो मैं सब शुरू में गया, तो मैं जब मुझे धूम मकान मिला और वहाँ खड्डे खुदर पाइपलाइन थी वहाँ से, जब वहाँ वेल्डिंग चल रहा और वहाँ से काम कर रहा, तो मैं बेहोश कई बार गिरा कि इतना टेम्परेचर में कभी काम नहीं करा। तो मैं सोचता था मेरे पीछे की जो बैक साइड की होती, वो जो वर्दी जो कवर हाल था वो फूंक जाता, फूंकना मेरी चमड़ी काली होकर उतर जाती। वो उतरने के बाद वो रात को भेड़ जो ऐसी चलती थी वहाँ, ऐसी ये तो बात थी, ठंडा पानी। 1981-82 में भी ऐसी हुआ करता था वहाँ? हाँ, इतनी गर्मी थी वहाँ से कि पीछे के खाल उगड़ जाते, हमारे फट कर लगी थी वे, और खाड़ खाड़ बोलती थी करड़ करड़ी से, इतने बुरे हाल आते। फिर जी मैं सोचता था, मेरा 3-4 महीने जो गर्मी रही, मैं सोचता था मैं कहाँ आ गया यार, जहन्नुम में आ गया यहाँ से। भाई सऊदी ऐसा है लेकिन अपना इंडिया ही सही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ का वातावरण पड़ा, वहाँ का खाना पीना मतलब एडजस्ट होने लगा, और तो फिर जी लगा। आपको 1 महीना हुआ उस तपिश और उस हाई टेम्परेचर में, उसके बाद जब आपके हाथ में रियाल आए, जी वो सैलरी जो मिली, वो जो सैलरी मिली उसने आपकी तपिश को कैसे ख़त्म किया? बस वो फिर मेरा दिल न लगा मैं कहा इतना रुपया मुझे 1200 रुपये के, मेरे ये 12-36 मेरे यहाँ जब 4000 रुपये का बीघा ज़मीन थी। तो हाँ जी, मेरे गांव में ज़मीन थी यहाँ पर, जो 4000 रुपये बीघा ज़मीन मैंने आकर खरीदी 83 में 83 में खरीदी, और मैं 3,000-3,500 रुपये वहाँ मैंने कमा दो। मैं कहा यहाँ तो मैं जिंदगी भी नहीं कमा सकता एक साल में भी 3-4 हज़ार रुपये। तो यहाँ जो मजदूरी 500-700 रुपये की थी। नहीं, 1 साल में 4000 कमा लिया करते थे, 1 महीने में, 1 महीने में, और 4000 रुपये बीघा यहाँ ज़मीन। हाँ, तो वो हमको रोक रही। अगर हम तुलना करें कि आज अगर 7 लाख रुपए बीघा ज़मीन है, यानी आज की वो सैलरी, वो कंपैरिजन जो किया जाए, 7 लाख रुपए महीना के हिसाब से आपने कमाया। जी वही बात है। मैंने आगे ज़मीन खरीद दी, और मैंने ये जो मकान बैठा हूँ ये 20 गज लंबा, 20 गज चौड़ाई है इस मकान की। ये भी मैंने मकान लिया सामने वाला, ये 20 गज इसकी चौड़ाई है और 20 गज की लंबाई है। ये मैंने सिर्फ 12,000 रुपये में ली, सिर्फ 12,000। सबसे ज़्यादा मैं लिया, मैं 4,000 बढ़कर लिया, इसका 8,000 पर कोई दे ही नहीं रहा था। जब रियाल आने लगे, आप ज़मीनें खरीदने लगे, तो वो तपिश, वो उमस और वो टेम्परेचर, उसके बारे में वही मुझे वहाँ रख गया, वो मुझे रियाल ही रख गया वहाँ से। वो रियाल जो मैं सोचा, मैं दिमाग लगा यार कहीं एक मिनट, जब आपने ये सब किया, तो जब रियाल आने लगे, ज़मीन खरीदने लगे, क्या उस वक्त आप में जज्बात लेटर लिखने के वही थे या कम हो गए थे? देखो, फिर तो मैं खुशी के लेटर ये लिखता था। पहले तो मैं रंजी के लेटर, मैं यहाँ फंस गया हूँ और यहाँ पे इतनी गर्मी है, इतनी तपिश है, यहाँ जान भी जा सकती। तो घर में मेरे कहने लगी चलो कोई बात नहीं, 6 महीने काम करके जो हमारा खर्चा हो वापस आ जाना। और फिर जब मुझे पैसे अच्छे पड़ने लगे, और मैं कहा 4,000 तो मैं वहाँ से 2 साल में नहीं कमा सकता इंडिया में, तो फिर मेरा यहाँ इतना दिल लगा। नहीं, सवाल ये है कि जब स्टार्टिंग में आप खत लिखते थे तो आपको शब्दों में चेहरे दिखते थे, लेकिन जब आपके हालात अच्छे बने, आपको पैसा आया, ज़मीनें खरीदी, मकान बने, तब शब्दों में क्या दिखता था खत लिखते हुए? खत लिखते फिर उनकी मोहब्बत, प्यार, दुआ, सलाम, बस। हाँ, यानी बदलाव आने लगा। बदलाव आने लगा जब पैसा मिलने लगा। जब पैसा मिलने लगा, बदलाव आना शुरू करा। यहाँ एक बात निकल के और आती है, तो जो प्यार है वो गरीबी और मुफलिसी में ही प्यार होता है जी। क्या इस बात से आप मुत्तफिक हैं? मैं मुत्तफिक इस बात का हूँ, जब मैं गरीबी थी बड़ा प्यार था, पड़ोस में प्यार था, सारा गांव मुझे देखने के लिए आता, पूरा गांव आज इस आ गया भाई। आप पहले शख्स हो यहाँ के? जी,
पहला शख्स हूँ यहाँ पूरे हम गवांड अपने में। दर्शकों को बड़ी अहम बात बता दें कि मोहन अम्बेटा मोहन में जो सऊदी में यहाँ से गए सन 80 के दशक में, ये पहले शख्स हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पर्सन हु वेंट टू सऊदी अरबिया इन 1981। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इस इंटरव्यू की, इन यादों की बड़ी अहमियत है हर किसी की ज़िंदगी में। मैं जब यहाँ पर गया था इस गांव में से 20 किलोमीटर एरिया में कोई गांव में से कोई याद भी नहीं गया था। ये बताइए आप, जैसे आप हमें यहाँ पर लेके आए हैं, तो जब ये पहली बार आए यहाँ पर, तो इनकी झलक पाने के लिए क्या आप भी दौड़े आए? हाँ, जिस टाइम ये आए यहाँ से गांव में, तो ये मेरी कोई बूंद पड़ रही थी और हमारी गली में कोई जा रहे थे, तो इसने कहा ये मेरी पीछे नहीं बनी आएगी, कौन है ये कौन नहीं। क्यों? इनका लिबास अलग हो गया? इनका लिबास अलग हो गया था, तो हाँ, इनका मोटापा हो गया था, तकड़े हो गए थे। तो मैं सोचा अकियो गली कहाँ निकलेगी, मका दियो पास चली जाएगी, और मका यहाँ तक कीचड़ हो गया, बूंद पड़ रही। कहाँ भाई कीचड़ हो गया, बूंद पड़ रही। तो फिर ये मेरे साथ गल लिख दे, मेरे दिमाग में आया, मैं कहा हो ये तो इश्तियाक लिखो भाई। तो जब मेरी दिमाग में आया, मैं इन्होंने भी नहीं आपको पहचाना था? हाँ जी, इन्होंने पहचाना कि नहीं पहचाना, कि मैं नहीं पहचाना इन्हें। अच्छा, ये रियाल में भूल गए थे? रियाल में हाँ, आपको भूल गए? नहीं आपने अपने दोस्त को, अपने पड़ोसी को क्यों नहीं पहचाना? ऐसा मेरे कुछ कंफ्यूज में आया होगा, ऐसा पहचान बता आया होगा शायद, तो मैं बस कंफ्यूज में रहा सही मैं, और अपने कुछ घर के उसमें रहा मैं। चलिए, आज के लोगों को जैसे इतना का है, जिस वक्त मैं अपने घर में आया तो पूरा मेरा मोहल्ला या पूरा भर गया था घर में, क्या इश्तियाक आ जाया। मैं जो उनसे ला खजूर ला इनके वास्ते, सिगरेट पिया भाई, वहाँ कैसी सिगरेट है, मगला सिगरेट भाई ले लिया, लेटर है, ये सिगरेट है, ये ऐसी चीज़ है। मैं खुआया पिया लोगों को, बहुत खुश है, बहुत मतलब प्यार मिला लोगों से। तो उसी इलाके जब मैं गया था, यहाँ से पूरे 15-20 किलोमीटर में कोई नहीं गया था। मैं दिल्ली रहता था, वहीं नौकरी करी मैंने, वहीं से फिर मैं बाहर निकल गया था। दिल्ली क्या जॉब करते थे उस समय? मैं दरियागंज में एक प्लांट बनाते थे, बर्फ खाना बनाते थे हम लोग, उसके ठेके लेता था एक सरदार था दरियागंज में। अच्छा, उस समय आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी थी? जी, मैं पढ़ाई लिखाई तो मेरी ये 6ठी-7वीं हुई सर, बस मैंने स्टिचिंग करी, फिर मैं दोबारा पढ़ाई करी। फिर मैंने वहाँ कमा के, सऊदी कमा के, जब मेरे पास पैसा नहीं था, ना मेरे बाप के पास इतना पैसा था कि मैं अपने बच्चों का ऊपर डालूँ। ज़मीन जो है आपने खरीदी, आपके पहले ज़मीन नहीं मेरे बाप की ज़मीन सीरापुर थी 18 बीघे। और अब कितनी है आपके पास? 18 बीघे, हम 4 भाई हैं। उसमें तो कुछ ज़मीन हमारी 1 रुपये कीमत में यहाँ से इधर आएगी गोरे में, तो हमारे पास फिर आएगी तो 12 बीघे, जो 13 बीघे। 13 बीघे हमारे 3-3 बीघे ज़मीन आई थी। आज मेरे पे 125 बीघे ज़मीन है। और जितना ये मकान में बने, ये सब आपने खरीदी? ये मकान भी अपने कमाई से लिया, फिर वो मकान है, फिर एक प्लाट है, और जितना फिर अपनी कमाई से लिया मैं। और जो रियाल मुझे अच्छे लगे, उनकी कमाई अच्छी लगी, बस फिर तो मुझे वो गर्मी भी मुझे कम लगने लगी और ठंड भी कम लगने लगी वो पैसे से। अच्छा, जैसे आज के जो नौजवान हैं, खासकर मुस्लिम नौजवान जो सऊदी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपके पास? वैसे जी एक बात देखो, हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है। अगर कोई आदमी कोई जॉब कर रहा पर, पहले बात तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अगर प्राइवेट भी उसको मिलता है तो उसको पूरा पैसा नहीं मिलता। कोई ठगड़ा लेकर भाग जा, कोई इधर को ले भाग जा, उधर दुकान का उधार सुधार खा हो जा, उन्हें पकड़े बैठे रहे हैं। तो यहाँ से ऐसा ही रह जा आदमी, एक अपनी फैमिली का पूरा नहीं पा सकता खरीदता है। नाम क्या बताया? मेरा नाम इश्तियाक त्यागी। इश्तियाक त्यागी, जो वास्तव में एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने एक जो बताई है कि यहाँ पर एक डेफिनेशन और एन एक्सप्रेस ने अपनी मुहिम के दौरान निकाली है कि जिसको लोगों ने मोहब्बत नाम दिया है, जिसको प्यार नाम दिया है, वो कहीं ना कहीं कहते थे कि पुराने ज़माने में 2 भाई एक छप्पर के नीचे रहते थे, लेकिन जब छप्पर एक का छप्पर हट गया, दूसरे का रहा, तो उसकी मोहब्बत भी उससे जुदा हो गई। तो कहीं ना कहीं पैसे में मोहब्बत, जब भी पैसा आता है तो मोहब्बत को वो तकसीम करता है। इसी बात की लगातार हम पड़ताल करते रहेंगे कि ये प्यार है क्या ये प्यार पैसे का दुश्मन है, या पैसा ना होना ही मोहब्बत है, या पैसे के साथ क्या है। इसकी भी पड़ताल हमारी जारी रहेगी और बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। इसी तरह की रिपोर्ट देखते रहिए।